हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। और ये आपको सीबीएसई बताती है, यहाँ पे 5.2.4 में दिया गया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें किस तरीके से न्यूट्रिशन डाइजेशन की प्रोसेस होती है पूरी। और इसको जानने से पहले आप एलिमेंट्री कैनाल समझ लें क्या होता है। कैनाल का मतलब होता है एक ट्यूब जो होती है, और एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ पे पूरा खाना डाइजेस्ट होता है। आपके गले से लेकर के आपके एनस तक जो भी एक पाइपलाइन जाती है उसको, पूरी पाइपलाइन को आप एलिमेंट्री कैनाल का नाम देखते हो। यहाँ पे देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल का 3D स्ट्रक्चर है। तो ये जितनी भी पाइप आपको दिख रही है, पूरे ट्यूब्स दिख रही हैं, दैट इंक्लूड्स इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल होती है वो, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री जो कैनाल है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में आपका जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। इसमें अब आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि क्या साइज होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो आपकी कितने फीट की होती है, वो होती है इस तरीके से, पाइप होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो आपका होता है 20 फीट का, ठीक है। 20 फीट का होता है। और अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लंबी है पूछेंगे तो वो होती है 5 फीट की। अब आप ध्यान देंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 20 फीट की पाइप, मतलब कि वो आपकी ट्यूब है, और यहाँ पे आपकी 5 फीट की ट्यूब है। तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एरिया कवर करती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो एरिया करती है वो छोटा होता है। और इतनी बड़ी ट्यूब कैसे आती है? वो हाईली कॉम्पैक्ट होती है, हाईली कोआइल्ड होती है। तो बहुत कोआइल करके स्मॉल एरिया में आ जाती है, इसीलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। पर इसके थिकनेस, इसका लेंथ तो बहुत ज्यादा है ना, 20 फीट है, ठीक है। और इसकी कितनी है? 5 फीट है। और अगर आप बोलेंगे पूरी एलिमेंट्री कैनाल की फीट की लेंथ कितनी है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल मतलब ये जो पूरा ट्यूब जा रहा है, पूरा ट्यूब जा रहा है यहाँ तक, तो उसकी लेंथ कितनी है आपकी? ये है उसकी 30। उसकी लेंथ कितनी होती है? 30 फीट, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि इसकी 20 फीट होती है, इसकी 5 फीट होती है, इसकी 30 फीट होती है। तो इसकी लेंथ तो ज्यादा है पर वो स्मॉल पोर्शन में कंप्लीट हो जाती है, छोटे से एरिया कवर करती है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब आपको बताया जा रहा है कि जो आप फूड इनटेक करते हो, कहाँ स्टार्ट होता है प्रोसेस? माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो छोटे छोटे फूड के ग्रैनुअल्स हैं या फिर फूड के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो आपके दांतों के द्वारा क्रश किए जाते हैं, ठीक है। आपका टीथ उसको क्रश करता है और उसको सॉफ्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। और फूड उसको वेट भी करता है, आपको पता है ना, वो सलाइवा के द्वारा ये सारा प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो सलाइवा है, आपका माउथ में वाटर जो होता है, वाटरी पार्ट आ जाता है आपके माउथ में, उस चीज को आप क्या बोल रहे हो? साइंटिफिक लैंग्वेज में सलाइवा बोलते हो, ठीक है। अब सलाइवा के अंदर, सलाइवा क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जो खाते हो ना फूड, वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपको ब्रेक डाउन करना होता है। तो अगर आप लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करोगे उसको तो इजियर हो जाएगा प्रोसेस, और लिक्विड मीडियम है सलाइवा। तो सलाइवा, आपने जो फूड खाया उसके साथ आपका सलाइवा मिक्स होता है और स्टेप आपका इजियर होता है, ठीक है। तो आपने ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मतलब जटिल जो फूड होता है, जो जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, उसको ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, उस फूड को ब्रेक डाउन करने में आपका सलाइवा हेल्प करता है, ठीक है। अब सलाइवा के अंदर ऐसा क्या होता है जो हेल्प करता है? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। सलाइवे के अंदर सलाइवरी अमाइलेस होता है। अब ये जो एंजाइम है, एंजाइम्स और बायो कैटलिस्ट में आपको, कैटलिस्ट में और एंजाइम में डिफरेंस पता है आपको क्या होता है? कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो आपके नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी होते हैं, वो आपके, आप उसको लैब्स में भी यूज कर सकते हो। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो आपकी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट होते हैं, जो किसी रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर देते हैं और आपकी बॉडी के अंदर है, तो उस कैटलिस्ट को आप बोलते हो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या बोलते हो? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर है और वो स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो ऐसा ही एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का नाम है एंजाइम, कहलाता है एंजाइम, और वो एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेस। आपको समझ में आया? तो जो आपका सलाइवा है,
इसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है और ये एक सलाइवरी अमाइलेज क्या है, एंजाइम है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जब आप फूड कोई इंटेक करते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, च्यूइंग का होता है। उसके लिए माउथ आपकी हेल्प करता है और ये कह रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो यहाँ से माउथ से लेकर के एनस तक जाती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल, उसकी लाइनिंग जो होती है वो कौन सी किसकी बनती है, मसल्स की बनती है। लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स, मसल्स होती है और वो मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। मतलब इस तरीके से मसल्स है ना, तो ये छोटी बड़ी होती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है इस तरीके से। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, ताकि वो फूड को आगे पुश कर सके, पुश फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, तो वो फूड को आगे पुश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एंजाइम्स का पर्टिकुलर रोल क्या है आपके डाइजेशन में। लोकेशन माउथ, माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवा एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स होता है, वो कहाँ पाया जाता है, आपके माउथ में पाया जाता है, जो कि सलाइवा के अंदर पाया जाता है। अब इसका वर्क क्या है, इसका प्रॉपर फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है कि वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। देखो जो आपने फूड लिया है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें होती है, उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो जो आपका स्टार्च है, सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। स्टार्च बड़ा होता है, स्टार्च को छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये किसने किया, सलाइवरी अमाइलेज ने किया। फिर जब खाना जब आपके पेट में पहुंचा, तब वहां एक एंजाइम बैठा है जिसका नाम है पेप्सिन। उसका नाम क्या है, पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम क्या काम करेगा, ये प्रोटीन पे वर्क करेगा। आप याद कैसे रखेंगे, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। ओके, तो ये आपका प्रोटीन पे काम करेगा। अब ये प्रोटीन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, ये किस में तोड़ेगा, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक करेगा, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक कर देगा। तो ये छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, किसने तोड़ा, पेप्सिन ने। अब पेप्सिन जब काम कर रहा होता है ना, उसकी कौन हेल्प करता है, उसकी हेल्प करता है HCl। आपको पता है हमारे सबके स्टमक में HCl होता है, तो वो हेल्प करता है पेप्सिन की। क्यों हेल्प करता है, ताकि वो प्रोसेस को फास्ट कर सके। ठीक है, और वो HCl क्या करता है, जो आपका स्टमक होता है उसको एसिडिक कर देता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में पेप्सिन जल्दी जल्दी काम करता है। अंडरस्टूड। यही जो चीज मैंने आपको इसमें बताई है, वो यहाँ पे CBSE ने लिखी हुई है, सेम चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये देखो डाइजेस्टिव जूसेस भी बनते हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि डाइजेस्टिव जूसेस भी बनते हैं। जब मैंने आपको बताया था कोई भी चीज डाइजेस्ट होती है ना, तो अगर उसको लिक्विड का सहारा मिल जाता है तो डाइजेशन फास्ट हो जाती है। तो लिक्विड कौन सा हो सकता है, दे आर डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस लिक्विड है। अब आपके जो होते हैं ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ऑन द वॉल ऑफ स्टमक। जो आपके पेट की वॉल है, वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा आपका, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कुछ चीजें बनाते हैं। वो बनाते हैं HCl, ठीक है, वो बनाते हैं पेप्सिन, वो बनाते हैं म्यूकस। पेप्सिन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। ठीक है, HCl के बारे में भी बताया था आपको, और ये होता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। फॉर सपोज ये आपकी स्टमक है, यहाँ पे इसकी वॉल में पूरा म्यूकस प्रेजेंट होएगा। और ये म्यूकस का मेनली फंक्शन क्या है कि आपकी जो आपके पेट के अंदर HCl है, HCl आपके पेट में एनवायरनमेंट क्रिएट करती है एसिडिक। अब वो एसिड के कारण आपका स्टमक जल जाना चाहिए, या फिर स्टमक की लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम आए ना, या फिर वो जले ना, तो उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है म्यूकस। यहाँ पे म्यूकस हो गया, ये आपके स्टमक की लाइनिंग होगी। ठीक है, आपकी स्टमक की लाइनिंग क्या हो गई, ये वाली लाइनिंग होगी। और म्यूकस कहाँ पे हो गया, आपका ये हो गया। तो HCl और स्टमक की लाइनिंग के बीच में कौन आ गया है, ये आ गया है म्यूकस, MUCUS। तो ये म्यूकस
ने क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि HCl तो आपके स्टमक को इम्पैक्ट क्यों नहीं करता, उसको HCl क्यों नहीं जला देता, तो बोलोगे आप म्यूकस की लाइनिंग उसको प्रोटेक्ट करती है। किसको? आपके स्टमक को। ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, HCl के बारे में बता दिया है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, किसी के बॉडी में ना HCl का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, मतलब अगर आपने कोई एसिडिक फूड खा लिया है या फिर आपकी बॉडी ज्यादा रिएक्ट कर रही है किसी चीज से, तो एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या देगा, बेस देगा। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देगा। आपके स्टमक में एसिड ज्यादा हो गया तो आपको बेस देगा। बेस क्या होता है, आपको कोई भी बेस जो जनरली आप दवाइयाँ लेते हो उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नेचर बेसिक होता है, इसलिए डॉक्टर आपको जो लिक्विड देता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ताकि वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया HCl की पावर को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है। और आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। ओके। सो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। देन है आपका स्टमक होता है, स्टमक में खाना जाता है, खाना स्टमक में जाने के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो ये सब हम बता चुके हैं। देखो एक्सट्रीमली कॉइलिंग होती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन अगर 20 फीट की होती है तो वो तो बहुत लंबी होनी चाहिए। हमारे छोटे से पेट में क्यों आ जाती है, क्योंकि वो एक्सटेंसिव कॉइल 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 करके आती है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे है कि आपको हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि हर्बीवोरस हमारे जो होते हैं वो घास खाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये खूबसूरत सा हर्बीवोरस, ये क्या करता है, ये घास खाता है। तो घास खाने के कारण, और जो ग्रासेस होते हैं दे आर नॉट इजिली डाइजेस्टेबल, तो ये इसमें ग्रासेस में उसका सेलुलोस होता है, ये इजिली डाइजेस्टेबल नहीं होते, इसीलिए इनकी ये जो इंटेस्टाइन होती है, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये काफी लंबी होती है, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। अब बोलोगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का 20 फीट था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है अलग अलग लोगों में। मैंने वो ह्यूमन बीइंग का बताया था 20 फीट का, यहाँ पे अलग अलग क्रिएचर्स का देखोगे तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा वेरिएशन लगेगा। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज लार्ज होता है, और जो कि कार्निवोरस है, जैसे आपका ये लॉयन हो गया ना, तो उनका साइज क्या होता है, इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल होगा, क्योंकि जो मीट वगैरह है वो जी इजिली डाइजेस्ट हो जाती है कंपैरिजन टू द ग्रासेस सेलुलोज कंपाउंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि क्यों डिफरेंस होता है साइज में स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ये डाइजेशन वगैरह सब कुछ मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, फिर खाना कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब एक और मैं आपको बता दूं कि इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपकी छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी इनर लाइनिंग होती है, अंदर की परत जो होती है उसके अंदर क्या होता है, विलाई होता है। विलाई कैसे होता है, जैसे ये लाइनिंग है और यहाँ पे ऐसे 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 करके इस तरीके से इजेक्शंस होते हैं, इनको आप विलाई बोलते हो। और ये जो विलाई है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरीके से ऐसे से है ना, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इसमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती है, क्या होती है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड वेसल्स क्या करती है, जितना भी खाना आपने अब्सॉर्ब, जितना डाइजेस्ट किया, स्मॉल जो भी आपको एनर्जी मिली है वो विलाई क्या कर देती है, उसको अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर वो ब्लड वेसल्स तक पहुंचा देती है। और ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, बॉडी के सेल्स तक पहुंचा देती है। समझ में आ गया, डाइजेस्ट हो गया खाना, विलाई ने बॉडी ब्लड वेसल्स को दिया, ब्लड वेसल्स ने पूरे सेल्स तक पहुंचा दिया, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो पूरे बॉडी में है ना, तो बॉडी तक जाने का इससे इजीली तरीका नहीं हो सकता है कि सेल्स तक ये पहुंच जाए खाना जो आपका डाइजेशन हुआ है, जो आपकी पावर मिली है। अब क्या हो जाएगा, जो यूटिलाइज, जो आपने खाना डाइजेस्ट किया उसका किस चीज में यूटिलाइज होगा, उसको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो, और क्या करेगा, टिश्यूज नए नए बनाएगा, और क्या करेगा, जो टिश्यूज ओल्ड हो गए हैं या टीयर अप हो गए या खराब हो गए उसको रिपेयर करेगा। तो 3 में काम हुआ, एक रिपेयर का यूज होएगा, एक बिल्डिंग अप नए नए चीजें, और दूसरी एनर्जी प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो डाइजेस्ट किया ना आपने खाना, उसका नतीजा है कि ये तीनों चीजों में आप अपनी पावर यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अनअब्सॉर्ब्ड फूड,
जो खाना हजम नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी गोइंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो खाना कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रोल है? जब खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो क्या कर लेगा? वो ये कर लेगा कि आपके अनडाइजेस्टेड फूड को वो स्टूल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कन्वर्ट फूड वेस्ट। जो आपका फूड वेस्ट हो गया ना, वो कन्वर्ट करेगा स्टूल और वो कर देगा पास इनटू, अब बॉडी से एनएस के थ्रू वो पास हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमने पूरा आपका देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है और ये सारा किस तरीके से प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।